नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी टॉक्स के इस ऑनलाइन पाठशाला में। आज अपन बात करेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है 1935 का, उसके बारे में। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों अपन बात करेंगे कि लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी 1919 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। ये मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स था, ये कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। इसी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में एक बात थी कि 10 साल बाद में जो है एक ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जो कि ये तय करेगा कि भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की परिस्थितियां है या नहीं है। इसके मुताबिक 1919 से ये कमीशन आना चाहिए था 1929 में, लेकिन ये कमीशन आया 1927 में। ऐसा क्यों हुआ, समझते हैं इसका कारण। 1919 के बाद में भारत में दो बड़े आंदोलन चले। पहला था खिलाफत, दूसरा था असहयोग आंदोलन। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन बन चुके थे और इन्होंने भारत के न्यायालयों, विधान परिषद, गवर्नमेंट कॉलेज, विदेशी कपड़े सहित ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है इन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। ये आंदोलन जो है इतने बड़े थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1929 में आने वाले कमीशन को 1927 में जो है इंडिया भेज दिया। अब समझते हैं इस कमीशन को। इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सर जॉन साइमन। ये जब साइमन कमीशन भारत में आया अपने उद्देश्यों को लेकर, लेकिन जब इसने उद्देश्य भारत के नेताओं के सामने रखे तो इसका विरोध होने लगा। विरोध के दो मुख्य कारण थे। पहला तो ये है कि इस कमीशन में, यह कमीशन जो कि भारतीयों के लिए आ रहा है, भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए आ रहा है, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसमें एक भी भारतीय का न होना इसके विरोध का एक मुख्य कारण था। दूसरा ये कि जो भारतीय जो शीर्ष नेता थे उनका अपमान। एक भी भारतीय का इस कमीशन में नहीं होना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये नहीं समझती है कि ये जो इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं जो हैं वो भारत में शासन संभालने के योग्य हैं। ये योग्य नहीं समझती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इसके मुख्य कारण थे। जब इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध होने लगा तो उस समय भारत के राज्य सचिव थे, उनका नाम था बिर्केनहेड। बिर्केनहेड ने भारत के नेताओं को एक चुनौती दी कि आप जो है एक ऐसा संविधान बनाएं जो कि सर्वदलीय मान्य संविधान हो।
इस चुनौती को जो है भारतीय नेताओं द्वारा स्वीकार कर दिया गया और एक सर्वदलीय दिल्ली में सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन के नेता चुने गए मोतीलाल नेहरू और इनको एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य मांग ये थी कि भारत को जो है एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। नेहरू रिपोर्ट की इस कुछ मांगों से जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे वो असंतुष्ट थे। तो फिर जिन्ना ने भी जो है दिसंबर 1928 में अपनी 14 सूत्रीय जो है वो मांगे पेश कर दी। यहां तक क्लियर। उसके बाद में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है अपना लक्ष्य घोषित कर देती है डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज्य। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहला जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसके बाद में 3 जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। नवंबर 1930 से दिसंबर 1932 तक। इसका भी रिजल्ट जो है वो कुछ विशेष नहीं निकला। उसके बाद में भारत में आंदोलन चल गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये भी आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। इतना सब कुछ होने के बाद में अंग्रेजी सरकार को ये समझ में आ चुका था कि अब जो है भारत में भारतीयों के लिए सुधार की जो है वो अब पहल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 लाया। ये अपना आप में दोस्तों एक पूरा का पूरा संविधान है, क्योंकि इसमें 321 तो धाराएं थी और 10 इसमें अनुसूचियां थी। तो दोस्तों ये था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का बैकग्राउंड, इसके बारे में बात की। कम्युनल अवार्ड जो था इसमें जो है दलितों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। यहां तक क्लियर। बैकग्राउंड की बात करने के बाद में अपन बात करेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का इसके क्या क्या प्रोविजन है। तो इसके पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट बात करता है कि संघात्मक सरकार की स्थापना, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की गई भारत में। ठीक है। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें कि जैसे भारत है और इसके नीचे राज्य है। ठीक है। ये हो गया सेंट्रल लेवल पे, ये हो गया स्टेट लेवल पे। इन दोनों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है, जो शक्तियों का बंटवारा होता है
ठीक है, यही एक बेसिक डेफिनेशन है एक फेडरल गवर्नमेंट की। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, इसकी बहुत ही डिटेल में अपन बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। फिलहाल के लिए सिर्फ अपन को इतना सा समझना है। तो उसमें भी जो है एक फेडरल गवर्नमेंट की जो है स्थापना करने की एक कोशिश की गई थी, जिसमें जो है उसमें के जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उसमें के जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे वो, और उसमें के जो भारतीय रियासतें थी वो, इन दोनों को मिलकर जो है एक भारतीय संघ बनाने की कोशिश की गई थी। भारतीय रियासतें जो हैं उनको ये कहा गया था कि अगर आपकी इच्छा है तो आप इस संघ में आओ, वरना मत आओ। अगर अगर आपको आना है तो आपको एक लेटर पर साइन करने पड़ेंगे। इस लेटर का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने जो अधिकार हैं वो इस भारतीय संघ को सौंप रहे हो। अब ये बात जो है इन भारतीय रियासतों को कैसे मंजूर होगी कि वह जो है अपने खुद के अधिकार इस भारतीय संघ को सौंपे। उनका तो पूरा सिस्टम ही अलग था राजा रजवाड़ों का, तो उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। और ये जो भारतीय संघ था, ये कभी भी जो है वो अस्तित्व में नहीं आया। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें संघ में शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए ये कभी भी अस्तित्व में नहीं है। अब बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट ये है कि केंद्र में जो है द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। 1919 के मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में हम बात की थी कि ये द्वैत शासन उन्होंने स्थापित किया था प्रांतों में। 1935 में ये द्वैत शासन प्रांतों में तो खत्म कर दिया गया और इसकी स्थापना की गई केंद्र में। वही सेम सिस्टम, रिजर्व, ट्रांसफरेबल, ठीक है। रिजर्व जो लिस्ट थी उसमें मुख्य जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे रक्षा, विदेश, फॉरेन, धार्मिक, जनजातीय क्षेत्र के, इसमें जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो मिलकर जो है इस पे लॉ बनाती थी। और इसमें जो है विरोध करने की जो है भावना बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी जो मेंबर है उनकी नियुक्ति जो है ये आप सब खुद ही गवर्नर जनरल करते थे, ठीक है। तो ये जो मेंबर थे ये भी जो है रिप्रेजेंट करते थे, सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबल थे इस गवर्नर जनरल के प्रति। इनका विधान परिषद से कोई मतलब नहीं था, ये उसके प्रति उत्तरदायी थे ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो गवर्नर जनरल प्लस उसकी विधानसभा के वो उत्तरदायी मंत्री जो कि जनता के प्रतिनिधि थे। और इसमें गवर्नर जनरल जो था वो इनसे पूछकर काम करता था, लेकिन हालांकि इनकी जो सलाह थी वो इन पे बाध्य नहीं थी। इसके अलावा जो विशिष्ट उत्तरदायित्व था, इसका मतलब ये है कि जैसे मृत्युदंड का फैसला करना, किसी की अगर सजा माफ करनी है, या सिविल सेवा का जो सस्पेंशन था, इसमें वो भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसको अगर इस विशिष्ट उत्तरदायित्व के मामला किसी भी मामले में अगर फैसला करना पड़ता था तो वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, वह भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। और भारत सचिव जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। तो यहाँ पे भी जो है अगर बात करें, यहाँ पे भी अगर दोस्तों अगर बात करें कि एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की अगर बात करें, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की बात करें तो वो अब भी जो है यहाँ पे नाम मात्र थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे गवर्नर जनरल को, और यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है वो यहाँ पे बाध्य नहीं था इनकी सलाह लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उस समय की जो पार्लियामेंट थी, तो उस समय की जो विधायिका थी, अगर बात करूं मैं उस समय की संसद की, तो उसका जो रूप था वो कुछ इस प्रकार से था कि ये विधान परिषद, जिसको आज की भाषा में अपन लोकसभा कह सकते हैं, जिसका टेन्योर जो है वो 5 साल का था, उसमें टोटल 375 मेंबर थे, जिसमें 250 जो मेंबर थे वो ब्रिटिश फ्रांस से आते थे
और 125 जो मेंबर थे वो भारतीय रियासतों से आते थे। उसके अलावा दूसरी थी राज्य परिषद, ये था उस समय का उच्च सदन, जिसको राज्यसभा भी कह सकते थे, जिसमें टोटल 260 मेंबर थे, जिसमें 156 जो मेंबर थे वो ब्रिटिश प्रांत से आते थे और 104 जो मेंबर थे वो भारतीय रियासत से आते थे। उस समय के जो है दोस्तों ये मोटा मोटे रूप से जो है उस समय की विधायिका का ये पैटर्न था। गवर्नर जनरल दोस्तों अब भी पावरफुल था, क्यों? कि उसके पास में सत्र बुलाने, सत्र को खत्म करें और विधानसभा का विघटन करने या विधानसभा को खत्म करने के लिए जो राइट्स थे वो उसके विवेक पर डिपेंड करते थे, यानी कि इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। सेकेंड चीज कि कोई भी अगर विधेयक विधायिका से अगर पास होके आ रहा है तो बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के वो लॉ नहीं बन सकता था। यानी अब भी सुपीरियर पावर जो थी वो अब भी गवर्नर जनरल के हाथ में थी। उसके अलावा उसके पास में वीटो पावर थी और उसके बाद में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति थी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि अब जो है प्रांतों को, जो स्टेट थे उनको फ्री कर दिया गया और उसमें जो है स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी गई। यानी अब तक जो है जितने भी जो अधिनियम आए थे, जितने भी जो अधिनियम आए उनमें केंद्र ऊपर था और उसके नीचे राज्य था। 1935 में केंद्र का जो है राज्यों पे हस्तक्षेप जो है वो खत्म कर दिया गया और उनको जितने भी संपूर्ण राइट्स थे वो प्रांतीय सरकार को दे दिए गए, यानी कि इनको एकदम से यहाँ से फ्री कर दिया गया। इनकी बाउंडेशन जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हटा दी गई। अब तक जो है स्टेट का जो गवर्नर था वो काम करता था गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग, यानी गवर्नर जनरल जैसा करेगा वो ही ये गवर्नर स्टेट का करता था। अब जो है ये गवर्नर जो था स्टेट का, अब ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यानी कि पहले ये गवर्नर जनरल, उसके नीचे गवर्नर और इसके नीचे स्टेट। अब यहां से गवर्नर जनरल हटा दिया गया और यहां से अब ब्रिटिश पार्लियामेंट रख दी गई। अब ये गवर्नर जो था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा और ये जो स्टेट का जो गवर्नर था जितने भी जो कार्य रहेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा और ये मंत्रिपरिषद जो थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यानी अब अपन जो है मोटे मोटे रूप से अपन कह सकते हैं कि जो है लगभग जो है एक उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रांतों में तो हो चुकी थी। उसके अलावा उसमें की जो प्रांतीय सरकार थी उसका कुछ पैटर्न इस प्रकार से था, गवर्नर प्लस उसके मंत्रिपरिषद ये मिलकर जो है प्रांतीय सरकार बना देते हैं और उस समय के जो गवर्नर साहब थे उसके पास में कुछ पावर्स थे। पहली थी विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है वो गवर्नर जनरल की सलाह पर काम करता था और इसमें वो उसके जो मंत्री परिषद थे उसकी सलाह लेने के लिए वो बाध्य भी नहीं था, कोई जरूरी नहीं थी सलाह लेने की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड चीज, विशिष्ट उत्तरदायित्व की अपन ने बात की थी, वो उसके व्यक्तिगत निर्णय पर डिपेंड करता था। और तीसरी जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह युक्त शक्ति थी, इसमें वो सलाह लेनी पड़ती थी लेकिन वह सलाह जो है वो भी जो है वो बाध्य नहीं थी। कुल मिला के दोस्तों अगर बात करें कि जो गवर्नर था उस पे जो उसके मंत्री परिषद थी उसकी एडवाइस की जो है वो बाउंडेशन बिल्कुल ही कम थी।
अब इसकी जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, विशिष्ट उत्तरदायित्व की जो शक्तियां हैं और संविधान निलंबन करने की जो शक्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं जो है इसके कमियां हैं उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की। यानी कि अगर प्रांतों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करनी है तो ये तीनों जो है कम से कम जो है इसकी कहीं ना कहीं लूप होल से, इनके बिना जो है ये उत्तरदायित्वपूर्ण शासन कैसे स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है पूर्ण रूप से अगर पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार की बात करें तो उसकी स्थापना यहां पे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि जो प्रांतीय विधानमंडल थे उस समय, उसमें कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी थी। उसमें बंगाल थे, बंबई, मद्रास, बिहार और जो संयुक्त प्रांत और असम थे, इनमें 2 सदन बनाए गए, जिसमें एक का नाम था विधान परिषद और एक का नाम था विधानसभा। ये था उच्च सदन और ये था निम्न सदन। सेम पैटर्न जो दोस्तों आज अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है कि विधानसभाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर आरक्षण था। ये तो बात अपन को पता ही है कि 1919 में अपन ने बात की थी, 1909 में भी अपन ने बात की थी। उसके अलावा कि जो वोटिंग राइट थे उसकी भी योग्यताएं अलग अलग थी। यानी सब स्टेट में जो है वोटिंग राइट्स अलग अलग थे, एक रूपता नहीं थी इसमें। ठीक है, उसके अलावा जो प्रांतीय विषय थे उसमें विधि बनाने की शीर्ष शक्ति जो है प्रांतों को दे दी गई थी अब। ठीक है, और जो समवर्ती सूची थी, आगे नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे, जो समवर्ती सूची है उसमें प्रांतीय सरकार भी विधि बना सकती है। ये इसकी जो है कुछ कमियां थी, वो ये है कि फर्स्ट विधि बनाने पर कई प्रतिबंध भी थे। कई विधेयक जो है गवर्नर के पूर्व अनुमोदन से पेश करने पड़ते थे, जैसे वित्त विधेयक। यानी कि वित्त विधेयक जैसे कई भी कोई जो विधेयक थे वो पेश करने से पहले गवर्नर की जो है पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। सेकेंड चीज कि जो गवर्नर था वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता था। थर्ड पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल के लिए जो है ये गवर्नर किसी भी जो है बिल को रिजर्व लिस्ट में रख सकता था। ठीक है, और बाई चांस अगर गवर्नर जनरल ने अगर इस बिल को परमिशन दे दी, ठीक है, तो जो ब्रिटिश क्राउन था वह इस एक्ट को अस्वीकृत कर सकता था। ठीक है, यानी कुल मिला के जो गवर्नर जो था वो प्रांतों में एक डिक्टेटर की तरफ जो है रूल कर रहा था। ठीक, उसके अलावा अपन को पता है कि भारत में जो है एक संघीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, और शक्ति को बंटवारा कर दिया गया। तो शक्तियों को बंटवारा कुछ इस प्रकार से किया गया था कि 3 लिस्ट बनाई गई, जिसमें एक थी संघ सूची, एक थी प्रांतीय सूची और एक थी समवर्ती सूची। इसमें कुल मिला के 59 जो है सब्जेक्ट थे, इसमें 54 सब्जेक्ट थे और इसमें जो है वो 36 सब्जेक्ट थे। इस लिस्ट में जो है इसमें लगभग जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो भी जो है मैटर्स थे वो इस लिस्ट में थे और इसका फैसला जो है वो केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा किया जाता था। इसमें स्थानीय हित के जो सब्जेक्ट थे वो इस प्रांतीय सूची में थे और इसका फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रांतों के द्वारा किया जाता था। इसमें इनकी जो है शीर्ष पावर थी। इसके अलावा समवर्ती जो सूची थी उसमें जो है कानून केंद्र सरकार बना सकती थी और उसके अलावा राज्य सरकार जो है वो भी इस पे कानून बना सकती थी। अब चूंकि जो है भारत में एक संघीय सरकार की स्थापना की गई थी, संघीय सरकार यानी यहाँ पे 2 चीजें आ गई, केंद्र और राज्य। ठीक है, प्लस राज्य और राज्य। तो यहाँ पे अगर एक संघीय सरकार बनने जा रही है तो केंद्र और राज्यों के बीच में संवैधानिक विवाद होना जरूर, संवैधानिक विवाद जो है वो लाजमी है और राज्यों और राज्यों के बीच में भी जो है वो भी विवाद जो है वो होने लाजमी है। तो इसके लिए जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई जो कि संघ और प्रांतों के बीच में जो आपसी विवाद थे उसके लिए काम करेगी
और जो प्रांत और प्रांतों के बीच में जो आपसी विवाद है उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो संवैधानिक प्रावधान थे उससे उसके से संबंधित जितने भी जो विवाद थे उनको निपटाने के लिए जो है इस कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये उस समय का हाईकोर्ट था इंडिया का, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अपर न्यायाधीश थे, जिनकी नियुक्ति जो है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होती थी। इस हाईकोर्ट जो था इंडिया का, इसकी कुछ अधिकारिता थी, यानी कि इसकी जो लिमिट थी वो कुछ इस प्रकार से थी। पहली थी प्रारंभिक अधिकारिता, सेकंड थी अपीलीय अधिकारिता और तीसरी जो थी वो थी परामर्शदात्री अधिकारिता। बात करते हैं प्रारंभिक जो अधिकारिता है, इसका मतलब यह है कि वे मामले जो केवल और केवल जो है इसी इंडियन हाईकोर्ट में जो है प्रारंभ किए जा सकते थे, वो मामले थे। पहला था संवैधानिक बंद का मामला और सेकंड थे निर्वाचन से संबंधित जितने भी जो मामले थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी हाईकोर्ट में शुरू, हाईकोर्ट ऑफ इंडिया में शुरू किए जा सकते थे। इसके अलावा कहीं नहीं, यानी फेडरल जो कोर्ट है इसके अलावा ये मामले जो हैं वो दोनों कहीं भी शुरू नहीं किए जा सकते थे। तीसरा जो है संघ और प्रांतों से संबंधित जितने भी जो विवाद थे वो इस फेडरल कोर्ट में ही शुरू किए जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है बात करता हूं मैं अपीलीय अधिकारी का था, यानी कि भारत के जितने भी जो हाई कोर्ट थे, अगर वो ये प्रमाण पत्र जारी कर दे कि आप जाके जो है इस फेडरल कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो मामले में जो है यहाँ पे अपील की जा सकती है। उसके अलावा वे मामले जिसमें 1935 के इस एक्ट का जो है प्रश्न नहीं तो उसकी अपील यहाँ की जा सकती है। इसके अलावा सिविल और जो आपराधिक मामले थे उसकी अधिकारिता इस कोर्ट को नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई सिविल केस जिसकी वैल्यू अगर 5,000 रुपए की है और गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से अगर पेश किया जाता है तो उसकी अपील जो है इस हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, परामर्शदाता अधिकारिता का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल जो है वो इस हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट ऑफ इंडिया से जो है संविधान से जुड़े किसी भी मामले में सलाह वो ले सकता था। दोस्तों ये था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। अब बात करते हैं कि इस फेडरल गवर्नमेंट एक्ट की जो है वो कमियां क्या कर रही है। ये सिर्फ पहली कमी तो ये थी कि ये सिर्फ संवैधानिक उपबंधों की बात करता था और सिविल और आपराधिक मामलों के लिए अब भी जो है प्रिवी काउंसिल में अपील करनी पड़ती थी। प्रिवी काउंसिल जो है उस समय की एक अपेक्ष बॉडी हुआ करती थी जुडिशरी की। अगर अपन इस 1935 के अधिनियम की अगर कमियों की बात करें तो ये था कि ये जो संविधान था ये बहुत ही रिजिड था, यानी कि अगर इसमें संविधान संशोधन करना पड़ता था, अगर करने की जरूरत महसूस होती तो वो बहुत ही मुश्किल काम था। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसकी जो संघीय व्यवस्था थी वह दोषपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो देशी रियासतें थी उनको संघ में शामिल होने का जो है उनको यह अधिकार दिया गया कि आपको शामिल होना है या नहीं है, और वो शामिल नहीं हुए और इसकी वजह से जो है ये संघीय व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में नहीं आई। तीसरी चीज है कि जिस साइमन कमीशन ने द्वैध शासन को सही नहीं बताया, उसी द्वैध शासन को जो है यहाँ पे केंद्र स्तर पर लागू कर दिया। तो दोस्तों ये था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।